आदाब दोस्तों, मैं समी खान असर मिफ्ताही हाजिर हूँ गज़ल की साधना राज नवादवी के साथ एपिसोड 2 लेकर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम जिसका नाम गज़ल की साधना राज नवादवी के साथ है, इसका मुख्य उद्देश्य गज़ल सीखने वालों के लिए, गज़ल का शौक़ रखने वालों के लिए, उन लोगों का प्रोत्साहन करना और उनका मार्गदर्शन करना है। साथ ही ग्रुप के तमाम मेंबर्स ये जानते हैं कि तकरीबन पिछले 3 सालों से MGIGL आपको गज़ल गोई के फ़न में सिखाने और सीखने के लिए मदद कर रहा है और इसी गज़ल गोई के फ़न से जुड़े एक बहुत ही मोतबर और अज़ीम शख्सियत जिन्हें हम सब राज नवादवी के नाम से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राज सर अपना थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय दें और ग्रुप के तमाम लोगों से मुखातिब हों। इसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। मोहतरम राज नवादवी साहब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय असर मस्ताई साहब। मैं अपना परिचय क्या दूं। एक्चुअली आप सबों से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूं और आप हमें अच्छी तरह जानते हैं और नहीं, मैं भी आप असल में बात ये है कि बहुत से लोग हमसे नए जुड़ते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप भी उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें और अपनी बात रखें। तो ये तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि ये MGIGL एक परिवार के रूप में उभरता जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग बड़ी ही मोहब्बत और खुलूस के साथ हर दिन जुड़ते हैं और बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो दिन ब दिन हमारा कुनबा बड़ा होता जा रहा है। जहाँ तक मेरे तारुफ की बात है, मैं तो एक खाकसार हूँ, एक खादिम हूँ और खिदमत उर्दू, खिदमत हिंदी, खिदमत शायरी को मतलब अपने दिल से लगा कर और इसकी साधना कर रहा हूँ। तो मेरा परिचय इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं पिछले 1 सालों से बहुत ज़्यादा मतलब कहते सक्रिय हो गया। ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे हुए, जी। उसने मुझे शायरी की तरफ वापस मोड़ दिया, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं एक नौकरी पेशा आदमी रहा हूँ और परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब करता रहा। तो 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा ख्याल है। तो मेरा एक उस सवाल है समय सर, मेरा एक जी सवाल है जी सर, कि आपके मन में ये ख्याल कब और कैसे आया कि आपको इस अदबी मिशन की नींव रखनी चाहिए और क्या कारण थे इसके पीछे? बेसिकली आपके मन में ये ख्याल कैसे आए कि आपको MGIGL ऐसा एक इदारा खड़ा करना है? तो आज के दौर में जब लोग इंटरनेट और फेसबुक और इसमें तमाम उलझे हुए हैं, उस पीरियड में आप एक इस तरह से आप एक इदारे की नींव रखते हैं और उसके लिए तन मन धन से कोऑपरेट करते हैं, तो सर इस कब कब आपको ऐसा लगा कि गज़ल के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना बहुत ज़रूरी है? ये 2017 की बात है मिफ्ताही साहब। मैं चंडीगढ़ से सॉरी, 2017 में मैं चंडीगढ़ से वापस आ गया था। वहाँ का काम खत्म हो गया था और मैं मई में आया था और अक्टूबर महीने में इस इदारे की हम लोगों ने नींव रखी। मैं डॉक्टर आजम साहब से हमेशा अपने सपने की बात किया करता था, हमें ये करना है वो करना है। तो उन्होंने मतलब वो बताते हैं कि ठीक है, वो हमारी बातें सुनते थे, फिर उन्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सपनों की बात करता हूँ और ख्वाबों की। तो हमने शुरू में इसका नाम जी, अब उन्होंने कहा था परवाज़े गज़ल रख दीजिए, हालाँकि मैं बहुत मुतमईन नहीं था इस नाम से। तो जी। फिर भी हमने उनकी बात रखते हुए इसका परवाज़े गज़ल रख दिया और ये संस्था 2017 में बन गई फेसबुक पे। वैसे मेरे मन में तो बनी ही हुई थी। फिर बहुत दिनों तक ये संस्था ऐसे ही पड़ी रही, फेसबुक ग्रुप जिसे हम कहते हैं, और बाद में हमने लास्ट ईयर इसका नाम थोड़े समय के लिए चेंज करके रखा था, आइए गज़ल कहना सीखें। जी, तो आइए गज़ल कहना सीखें, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं थी और आइए गज़ल कहना सीखें
तो एक प्रयास रहा हमारा, क्योंकि मैं खुद सीख रहा था। सच्ची बात तो ये है कि मैं 16-17 साल या 15 साल की उम्र से उर्दू और गजल गोई से वाबस्ता हो गया था। माशाल्लाह। गालिब का दीवान मेरे हाथ में आ गया था। और 1-2 साल के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मद्दाह साहब, जो आप ही के जी गांव जी के जी। रहने वाले हैं, उनका लुगत भी मेरे हाथ में आ गया था। जी जी। तो ये जुड़ाव तो बहुत बचपन से था। और लेकिन इस नए दौर में, जिसको मैं कहूंगा कि जो एक नया वक्त आया, तो मैंने अरूज लफ्ज नहीं सुना था। मुझे यकीन नहीं होता है, 2-3 साल लेकिन सर पहले अरूज। अब आपकी इस बात पे कोई यकीन नहीं कर सकता कि आपने उरूज लफ्ज नहीं सुना होगा। हाँ, अरूज लफ्ज नहीं सुना था कि अरूज क्या होता है। पहली बार अरूज लफ्ज मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आजम साहब की किताब मेरी नजर के सामने से गुजरी, आसान अरूज करके। आसान उरूज, जी जी। हाँ, 2011-12 में, ऐसे ही मेरा ख्याल है, 11 में। तो फिर मैंने वो किताब खरीदी, और खैर खरीद ली, उनसे मिल भी लिया, आजम साहब से दोस्ती भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर चीजें वहीं की वहीं रह गई। तो ये क्या है कि जो बहर बहर पे कहने की गजलें तो मैंने और भी 200-300 लिखी हुई हैं पहले, बिना बहर की भी। और मैं कहता था बिना बहर में लिखूंगा। यही गजल है। नहीं लिखता हूं तो क्या हुआ, लिखता तो खूब था मैं। जी। तो उसकी भी डबल ट्रिपल सेंचुरी लगा दी थी हमने, बिना ही बहर के लिखते लिखते। लेकिन माशाल्लाह। मेरे मन में कसक रहती थी कि यार जी ये। और मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं कहता था, बात करता था, भाई राज, तुम्हारे ख्याल तो औरों से इतने आगे हैं, उम्दा है, ऐसा मैं सोचता था पॉजिटिवली। मैं ये नहीं कहता उम्दा है, लेकिन एक जाती तौर पे जब हम सोचते हैं तो ऐसा। मैंने कहा ऐसे शायर लोग आते हैं यार, तुम उससे कहीं आगे सोचते हो हर चीज में। जी सिर्फ ये नहीं कि शायरी में, तसव्वुफ में, मजहबी ख्याल हो या अदबी ख्याल हो या जिंदगी के वाबस्ता कोई ख्याल हो। तो मैं सोचता था, अगर जिस दिन तुम बहर में कहने लगोगे, सोचो तुम कितना अच्छा कहोगे। और ये तड़प चलती रहती थी, बहर को पकड़ना, बहर को पकड़ूं कैसे। कभी गजल की क्लास में चला जाता था, जो यहाँ उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल में, उस समय आजम साहब वहां पढ़ाई करते थे। दाखिला तो लिया मैंने, 100 रुपए की फीस थी हर महीने की, वो खास तो थी नहीं। लेकिन आने जी जाने की कोई सुविधा नहीं थी, और मेरी जिंदगी के हालात हमेशा से ऐसे ही रहे। तो आज जी। नौकरी है तो कल नौकरी नहीं, तो वो उसकी चिंता। तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर एक सफर शुरू हो चुका था। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, भाई सीखने सिखाने का काम आपके अंदर ही चलता रहता है एक्चुअली। क्योंकि ये जी घड़ी बेशक। ऐसे भी आई। हाँ। तो मिफ्ताही साहब, एक घड़ी ऐसी भी आई कि सब पूछे, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान बहुत दिनों तक अंधेरे कमरे में जब रहता है, तो धीरे धीरे उसे फिर चीजें नजर आने लगती हैं थोड़े वक्त के बाद। तो हर उसे बड़ी चीज की खुशी होती है। आउटलाइन उभरती चली जाती है उसके जहन में, अपने आप वो जी। सारा खाका तैयार हो जाता है। जी कमोबेश जी। वही स्थिति आपकी रही होगी। हाँ। सर एक एक सवाल सर, मेरे जहन में ये है कि जी जी। आपने इसको गजल की साधना का नाम क्यों दिया है, इस प्रोग्राम को? हाँ, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? साधना शब्द मैंने बहुत सही प्रश्न किया आपने। और साधना शब्द मैंने जानबूझकर इसलिए रखा है। होता क्या है, मैंने जब सोचा कि हम किसी भी चीज को सीखते कैसे हैं, जी तो मैंने छोटी से छोटी चीज, रोटी बनानी हो, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे क्रिकेट का बल्ला पकड़ के क्रिकेट खेलना हो, तो मैंने देखा कि हर चीज में एक प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये देखी कि बदलाव कहाँ होता है। मैंने ये देखा कि जी बदलाव हमारे अंदर होता है। मान लिया हमें रोटी बनानी है, ठीक है साहब। जी तो जो जी आपका बेलन बेलन है, जो आपका चकला है या चौका है, वो कुछ नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है। रसोई घर भी वैसी रहती है, चूल्हा भी वैसा रहता है। जी आटा, पानी, सब बदलता कहाँ है। जब आप कोई चीज, रोटी बनाना सीख लिया, मैंने कहा सीख लिया मैं, तो ये बदलाव किस में आया। तो मैंने सोचा ये बदलाव मुझ में आया। वही बात साइकिल चलाने में। साइकिल वही है, सड़कें वही है, आदमी भी वही है। एक दिन अचानक से बैलेंस आ गया, तो बदलाव कहाँ आया। तो मैंने सोचा ये बदलाव मेरे अंदर आया। तो मैंने देखा ये बदलाव कैसे हुआ। तो कुछ चीजें, तो इनमें एक क्रमिक विकास होता है। साधना का नाम इसलिए मैंने दिया कि कोई भी चीज क्रमिक ढंग से, एक क्रमिक रूप में परिवर्तित होती है। तो इसको हमने साधा, मतलब ये चीज सध गई। या तो चेतन अवचेतन रूप में चीजें सधती जाती हैं,
या नहीं तो जी। हम चेतन होके उसको साधते हैं। लेकिन एक्चुअली चीजें सधती हैं, कहने का अर्थ यह है कि वस्तुतः कुछ ना कुछ हमारे अंदर बदलाव आता है। तो इसलिए इसका हमने नाम साधना दिया, क्योंकि जनरली हम साधना की बात करते हैं तो हम ध्यान, योग, मुराकबा उर्दू में कहें तो इसकी बात करते हैं। तो इस कारण से सर मैंने इसका नाम। सर मैं अपने तमाम नाजरीन को, तमाम दर्शकों को देख नहीं पा रहा हूँ। जी जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ उन्हें। जी जी लेकिन सर आप उनका शुक्रिया अदा करते चलें। मैं जानता हूँ तमाम लोग हमसे जुड़े हुए होंगे, हमारी बात की सुन रहे हाँ, होंगे। नाम अभी नहीं। जी 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 मेरे मैं सामने नाम कोशिश नहीं कर। आ पा रहे हैं, कोई टेक्निकल मैं इशू हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि सर हमारे तमाम जी नाजरीन का, हमारे तमाम दर्शकों का MGIGL की जानिब से, अपनी जानिब से और मेरी जानिब से आप जरूर जी जी शुक्रिया अदा करते रहें। हाँ, सर मैं बेसिकली सर जी 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 मैं अभी लैपटॉप पे खोल लेता हूँ, क्योंकि होता क्या स्ट्रीम ऐड में जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका नाम नहीं दिखलाता है। बट स्टिल आई विल ट्राई, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं लैपटॉप पे खोल के देखने की। फिर भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और सर इसी सवाल से एक नया सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ। जी अगर इसको गजल को एक साधना मान लिया जाए, तो जी क्या ये जरूरी है कि कोई भी शख्स जो शायरी का शौक ना रखता हो, जी क्या वो इस साधना को पूरा कर सकता है? क्या वो इसको साध सकता है, या इसकी अच्छा, साधना के लिए वही शख्स हो चुना जाएगा जिसके अंदर शायरी का शौक हो? ओके। तो आपका जो प्रश्न है, देखिए आपने कहा कि जिसके अंदर शौक, तो शौक तो सबसे पहली चीज है। हमारे पास और कुछ हो या ना हो, शौक होना चाहिए, किसी चीज का जौक होना चाहिए, उसकी चाहत जी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर शायरी की चाहत है, तो उसका अर्थ है कि उसके अंदर पहले से कुछ और चीज मौजूद है, तभी तो जी शायरी की चाहत उसके अंदर हुई। हर आदमी के अंदर अचानक से शायरी की चाहत तो नहीं आ जाती है। तो कोई बंदा कहता है यार मुझे गजल अच्छी लगती है, या कुछ ख्याल को ऐसे जाहिर करना, लिखना, लोगों के साथ साझा करना अच्छा लगता है, तो इसका एक बहुत सीधा सा अर्थ है कि उस आदमी की जो ट्यूनिंग है, अंदर की जो इंटरनल ट्यूनिंग है, वो इसके लिए है ना। जैसे जिस आदमी को क्रिकेट पसंद होता है या फुटबॉल पसंद होता है, तो वो ना क्रिकेटर्स की बात करता है, मैचेस की बात करता है, वो स्टेडियम जाना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जहां तक साधना की बात है, कम से कम इसकी शुरुआत के बारे में तो सोचा जा सकता है। वो व्यक्ति जो गजल सीखना चाहता है, इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर इसकी एक स्पार्क है, एक शरारा जिसको कहते हैं, उसके अंदर है वो, है ना। पहले पहले से मौजूद। जी, तो मेरा ख्याल है कि वो व्यक्ति इस ओर जा सकता है। और नहीं सर, वो व्यक्ति जिसके अंदर पहले से शौक मौजूद है वो तो इसकी साधना कर सकता है। एक जी इसमें एक प्रश्न और जुड़ता है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें शायरी का शौक ना हो, क्या वो इसकी साधना कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, जिसमें शौक नहीं है, तो वो साधना की क्यों सोचेगा, वो साधना क्यों करेगा। जिसके अंदर शौक है, तो जो जो जिसको कहते हैं, जो जिसको भगवान की तलाश होती है, या जो भी खुदा की तलाश में रहता है, वो कहीं भी चला जाता है ना। वो सड़कों पे सो लेता है, भूखा रह लेता है, पहाड़ों में चला जाता है, घर छोड़ देता है, पता नहीं क्या क्या करता है ना? वही बात हम मोहब्बत में भी देखते हैं। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई, तो आप कुछ भी कर लेते हैं। मेरा ख्याल शौक पहली चीज है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या जिसके पास शौक है, क्या वो हर व्यक्ति शायरी की साधना कर सकता है। ये एक प्रश्न यहाँ से आपका निकल सकता है, जो मुझे लग रहा है जी कि शौक तो जी है जी मुझमें। बिल्कुल। तो दूसरी चीजें होती है, मैं आज सोच रहा था इसके बारे में कि जैसे बहुत सारे लोग, बच्चे, हम भी बच्चे थे तो क्रिकेट खेला करते थे, है ना, गली में, मोहल्ले में, है ना। कभी बैट ऐसे ही लकड़ी फकड़ी का कुछ बैट हो जाया करता था। तो और बहुत सारे लोग बड़े होकर भी खेलते रहे। मैंने ये देखा और ये मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों के खेलने का एक ही उद्देश्य है, मनोरंजन। जी वो बचपन से खेलते खेलते बड़े हो गए।
उनमें कोई तेंदुलकर या उनमें कोई गावस्कर या उनमें कोई विराट कोहली या इस तरह का नहीं बना, लेकिन उन्हीं लोगों में से बना। वो लोग कौन थे एक्चुअली? वे भी खेलते थे गलियों में, वो भी लोगों के घरों के कांच तोड़ा करते थे, लेकिन एक दिन वो ऊंचाई पे गए। ये वो लोग थे, ये वो लोग थे जिनके अंदर शुरू से एक मकान हासिल करने की तमन्ना थी। जी, एक शायरी हम सभी जज्बा था करते हैं। एक। हाँ, शायरी हम सभी करते हैं। मेरा रोल मॉडल कौन है? मैं कहता हूं मेरा रोल मॉडल, मैंने चुन लिया बचपन से कि मेरा रोल मॉडल गालिब है। चाहे गालिब आज के जमाने में प्रासंगिक हो या ना हो, मुझे वो पसंद, मैंने गालिब का नहीं चुनाव कर लिया तो कर लिया। उसी तरह से मैं कहता हूं कि जैसे आप असर मिफ्ताही साहब हैं, तो असर जी, मिफ्ताही साहब का रोल मॉडल कौन है? ये असर मिफ्ताही साहब को सोचना। तो जब हाँ, हमारे हर पास वो हर शख्स किसी ना किसी से इंस्पायर होता है और वो उसको अपने आप में ऑब्जर्व करता है। तो ये जी बेहतर बात है कि जब तक जी शायरी के एतबार से कोई एक रोल मॉडल नहीं होगा हमारे सामने, हम उसको जी जहन में रख के और नजर में रख के ही आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर, एक सवाल एक ये भी है कि गजल की साधना करने वाले एक साधक में, एक तालिबे इल्म में जो गजल सीखने का शौक रखता है, उसमें क्या क्या खूबियां, क्या क्या गुण ऐसे होना चाहिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जिससे वो, जहां से वो शुरुआत कर सके गजल की साधना करने की, गजल को सीखने की, जी और उसको किस तरह से अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा? तो जी। कुछ इस पर रोशनी डालें कि क्या क्या गुण उसमें हो बहुत सकते हैं, क्या खूबियां होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि अक्सर मैं सोचता हूँ कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजल लिखते हैं। कोई व्यापारी है, दुकान पे रहता है दिन भर, रात को आके कुछ कुछ लोग मजदूर भी है, मैंने देखा है। मजदूर मतलब दे आर वर्कर्स एक्चुअली, घर बनाने जी जी वाले जी लोग, जी ऐसे जी बहुत जी सारे लोग हैं। तो सब पहली चीज जो है वो तो मैंने, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि वो लगन है, लगन होनी चाहिए। जी दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं मादा, वो मादा है या नहीं? कहने का मतलब, अब मादा की बात है कि देखिए, भाषा भाषा निश्चित तौर पे एक स्तर की भाषा होनी चाहिए, या उस स्तर तक उठ सकने की क्षमता। जी क्योंकि सारा का सारा काम देखिए भाषा में ही हो रहा है। तो भाषा पे, जबान पे अगर हमारी पकड़ नहीं बढ़ती चली जाती है, या हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, वी मस्ट प्लान फॉर इट। मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि आज आपके पास आपकी जबान अगर 5th ग्रेड पे है तो वो 1st ग्रेड पे भी आ सकती है, जी, बशर्ते कि बिल्कुल हम प्लान। बेहतर। हमारे पास नोटबुक होना चाहिए, है ना, हम शब्दों को लिखें। मैं ऐसे ही करता था, शब्दों को लिखता, आज भी करता हूँ। आज भी मार्कर से मैं लुगत में अल्फाज को मार्क कर देता हूँ, क्योंकि सारी लुगत को याद रखना संभव नहीं। जी तो तो इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम अपनी भाषा की संग, मतलब कहते हैं ना, जैसे संग तराशी होती है, तो भाषा को तराशें। भाषा ही भाषा ही में आपकी शायरी व्यक्त होती है। दूसरी चीज है ख्याल, ख्याल से खेलना। भाई, साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं, सोचते रहते हैं ना, तो जी शायर भी सोचता रहता है। वो हर चीज में एक नया नजरिया, एक नया नुक्ता देख लेता है। वो कैसे होता है? एक दिन अचानक से थोड़ी आ जाता है, वो चीज आ जाती है, इट कम्स ग्रेजुअली। कोई अच्छा, इसमें ये, इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम दूसरे शायरों को पढ़ें, समझें, उन्होंने अपने अशार में क्या कहना चाहा और क्या कहा, कैसे कहा, और वो चीज हमें हिट करनी, इंस्पायर करनी चाहिए। यार, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख पाता हूँ? मेरे मुझ ख्याल में से सलाहियत गजल है। एक तालिबे इल्म के लिए या गजल सीखने वाले के लिए, ये जो आप बता रहे हैं कि हम और लोगों को पढ़ें, और तब उनको पढ़े ही ना, उनके तमाम तरह के शेर को अपने अंदर ऑब्जर्व करें, उनको जज्ब करें और उसको, उसका एनालिसिस करें कि ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके। सर, मेरा मानना ये है कि पढ़ना तो एक अलग चीज है कि हमने एक रवानगी में किसी के शायर को एक गजल, दो गजल पढ़ लिया, लेकिन हमने उसको समझा नहीं। आप शायद जी ये कहना चाहते हैं कि हमको, हम जिस, जो हमारा रोल मॉडल मॉडल है, या रोल मॉडल नहीं है, मगर जो भी जिस शायरी, किसी उस्ताद की हम शायरी पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम उसकी शायरी को अपने अंदर जज्ब करना चाहिए और समझना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसे लिखता किस तरह से है, क्या उसने किया है। बिल्कुल। इन तमाम बातों के एक सीखने वाले में, एक तालिबे इल्म में होना बहुत जरूरी है, ये जी। लाजमी भी अच्छा, है।
बहुत सही कहा आपने मिफ्ताही साहब। और अभी मेरा वो लैपटॉप खुल गया है, तो हमारे जी। साथ विक्रम सिंह गोहिल साहब, आदरणीय विक्रम सिंह साहब जुड़े हुए हैं, और मैं जनाब साजिद गोयल अली, साहब का इस्तकबाल करता हूँ, जनाब साजिद साहब का इस्तकबाल है, और तमाम अपने उन दोस्तों कुंतल जी का, जुड़े मुझे हुए दिखाई हैं नहीं पड़ रहे हैं, मैं उन जी, कुछ तमाम लोगों के नाम, लोगों का, मैं उन तमाम लोगों का दिनेश, इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमें हमें वक्त देने के लिए। दिनेश अ, साहब भी जुड़े हुए हैं, दिनेश जत्तब साहब। सर, चूंकि ये तो हमारा एक परिवार है, हमारा ग्रुप है, एक हम जी फैमिली मेंबर है, तो हमारी तरफ से भी आप शुक्रिया अदा करते रहे उनका, जी जी जी, ताकि बिल्कुल। ये छोटी सी जिम्मेदारी। सर सर एक एक सवाल ये है कि क्या किसी गजल सीखने वाले को क्या उर्दू का जानना जरूरी है? देखिए, ये लोग अक्सर पूछते रहे कि भाई उर्दू जबान, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा। अब जैसे देखिए, एक अंग्रेज है, जी। कोई अंग्रेज है, और अंग्रेज शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, है ना? तो उसे भाषा तो सीखनी पड़ेगी, साथ साथ एक्सेंट भी सीखना पड़ेगा, है ना? वो ना, उसको गाना पड़ेगा भारतीय जो एक्सेंट में है। नहीं तो वो तो नहीं लगेगा कोई बाहर का गाना गा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उर्दू में जो बात कही जा सकती हिंदी में नहीं कही जा सकती, अवश्य कही जा सकती, लेकिन अगर हम गजल की पैदाइश की सोचें कि भाई देखिए, इसकी पैदाइश जो हुई थी, एक तरह से एक ऐसी भाषा के साथ हुई थी जो हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं, जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं ज्यादा, और जब हम हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट कि उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का अभाव है। जी। हिंदी है, देखिए इसमें किसी ने सोच के ऐसा नहीं किया, उसमें अरेबिक शब्द हैं, पर्शियन शब्द हैं, और हिंदी के तद्भव शब्द हैं या संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों का अभाव है जो हम जिस हिंदुस्तानी की बात करते हैं। ये ऐसा क्यों है, क्यों हुआ, इसके क्या ऐतिहासिक कारण थे, इसके क्या राजनीतिक वो है, मैं नहीं सर जानता हम हूँ, इस पे इसमें और समझ आगे नहीं पाता। नहीं नहीं, हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन उन चीजों को नहीं, अपने हमारे नाजरीन के लिए, दर्शकों के लिए ढूंढ के लाएंगे कि बहुत से एक ऐसे चीज कहनी सवाल है मन में पैदा होते हैं। असर साहब, ये कहनी कि जो लोग उर्दू सीखेंगे, जो लोग उर्दू जबान को सीखेंगे, बहुत जाहिर सी बात है कि वो एक कदम आगे रहेंगे। एक तो ये भी हो जाता है, बहुत सारे लोग आपको ये नहीं कह सकते ऐसे तो उर्दू आती ही नहीं, ये क्या गजल कहेगा। आप कह सकते हैं अरे भाई तेरे से अच्छी उर्दू है, मैं बोल सकता हूँ। है ना? एक तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, ये जी। उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन जब हम सीखना चाहेंगे तो सीख ही लेते हैं। और रस्मुल खत सीखना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं ये कहता हूँ रस्मुल खत ना भी आए, लेकिन उर्दू अल्फाज आने चाहिए, सीखना चाहिए, जी हाँ। क्योंकि जी जी। गजल का जो मिजाज है वो वो उर्दू से ही वाबस्ता है, और उसको हाँ, छोड़ के आगे क्या मैं ये मान लिया जाए कि उर्दू को छोड़ के गजल के सफर में आगे नहीं बढ़ा जा सकता? नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए, ये थोड़ी कहा जा सकता। आजकल आजकल लोग भजन भी डिस्को स्टाइल में गाते हैं कि नहीं? नहीं है ना? कुछ मैं ये बिल्कुल कह रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। डिस्को की धुन में भजन फिट कर देते हैं, है ना? हो तो नहीं सकता, लेकिन हो जाता है ना। वो जब सुनते हैं तो लगता है ये डिस्को बज रहा है कि भजन बज रहा है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। हिंदी में भी बहुत अच्छी गजलें कही गई हैं, दुष्यंत कुमार हुए और बहुत सारे लोग हुए, लेकिन ऐसे उदाहरण कम हैं। और हम बाद में चाहें तो ऐसा करें, हमारी इच्छा है। आप जो सीखने वाला है वो विशुद्ध हिंदी में लिखे, नेपाली में गजलें लिखी जा रही हैं, जर्मन में गजलें लिखी जा रही हैं, अंग्रेजी में गजलें लिखी जा रही हैं, और मराठी में, गुजराती में, तमाम भाषाओं में गजलें लिखी जा रही। लेकिन हमें ये देखना है कि दुनिया की मकबूलियत के मैप पे कौन सी गजल है, जी। बिना बिना किसी तासुब के, बिना किसी पक्षपात के, कि गजलों को मकबूलियत या शोहरत या मोहब्बत या इज्जत या चाहत, जो भी है, किसने दिलवाई है, तो वो हमें मानना पड़ेगा कि निसंदेह बेशक उर्दू जबान में कही गई। हाँ, तो और है उसमें इसमें यही मेरा कहना है इस बारे में। सर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि गजल की साधना का ये अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? हाँ, ताकि हम लोग फिर शुरुआत की बात पे भी आएंगे अभी,
जी देखिए, जी अंतिम अंतिम लक्ष्य मैं ये मानना है कि हम लोग जो कर रहे हैं एज 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 एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के रूप में, सबसे बड़ा चैलेंज हमने अपने पिछले ही एपिसोड में बात की थी कि व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल के आता है, ख्याल तो ज्यादातर लोगों के पास है, जबान तो जी कुदरती है ही, है ना। जी जो चीज नहीं है गजल के लिए वो है छंद का ज्ञान, अरूज का इल्म। इल्म अरूज नहीं है, इल्म अरूज नहीं है क्योंकि इसके बारे में कभी स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं गया। कहाँ से उसे आए? भाई, शायरों ने भी अपने दीवान लिखे, अपनी गजलें लिखी, अपने मजमुए लिखे, उसमें कहीं भी और मापनी, वजन उरूज को शामिल नहीं किया है। लिखते ही नहीं है ना कि क्या है वो। क्या लोगों को पता लगेगा क्या है क्या नहीं? ये तो हम लोग एमजीआई जेल में हमने ये बनाया कायदा कि हम मापनी लिखेंगे। तो जो जो लक्ष्य है, मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जो होना चाहिए कि हमारी दस्तरस, हमारी पकड़ जी इल्म अरूज पे बहुत पक्की होनी चाहिए। हमें कम से कम 10-12 बहरें जरूर आनी चाहिए, हम उसमें सोचने की सलाहियत हमें पैदा हो चुकी हो। गजल सर लिख कर काट छांट करने वाली बात, वो ज्यादा देर तक आपको और ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी। अब उरूज की बात जब हमारे बीच आ गई है तो एक सवाल फिर नया पैदा होता है, क्या क्या इल्म उरूज के बिना या किसी उस्ताद के बिना ये गजल के सफर को बढ़ाना, गजल की साधना करना संभव है? क्या हम किसी उस्ताद के बिना, किसी उरूजी के बिना भी गजल को की साधना कर सकते हैं, या गजल का साधक वो मकाम बना सकता है, वो पहचान बना सकता है, या इसके लिए जी किसी जी, उस्ताद का होना बहुत जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। और हम आपको नीतू जी भी आ चुकी हैं, नीतू पुरोहित जी हैं, विनीता गोयल जी मैं जी हैं। उनका उनका बहुत बहुत स्वागत इनका, करता हूँ उनका। हाँ, इनके नाम दिख रहे हैं, जो हम उनके शुक्रगुजार हैं, वो हमें देख रहे हैं। तो रही बात अब उस्ताद की, देखिए, एक एक कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। ये एक बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब क्या है कि जो उस्ताद और शागिर्द की परंपरा थी, जो रिवायत थी, वो तो चली आ रही थी अब तक। ये परंपरा अब धीरे धीरे बदलने लगी है। आज उस्ताद कहाँ क्या, मिलते क्या हैं? आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? नहीं, चूंकि जिंदगी की नौयत बदल गई ना। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कम्युनिकेशन का जमाना है, और लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत मसरूफ हो गई है। पहले लोग उस्ताद के कदमों में बैठ के सीखते थे, और बेशक। उस्ताद अपना दिल, अपनी जान वो देने को तैयार रहता था। तो वो रिश्ते अब नहीं है। अरे वो तो अपने परिवार के रिश्तों में वो चीज नहीं रह गई है, बहुत कम है ना। माँ बाप, बेटा, बच्चे, भाई बहन, तो जो मोहब्बत है वो एक दूसरा शक्ल अख्तियार कर रही है। तो अब मैंने इसलिए कहा कि देखो, गुरु हर आदमी के अंदर है, आपको अपने अंदर गुरु तलाशना है। बाहर के लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं। भाई, स्कूल में हम पढ़ते हैं तो हमारा गुरु कौन है? स्कूल में तो 10 टीचर होते हैं, गुरु कौन है वहां पे? गुरु वहां आपका अपना मन है, तो अपनी अंतरात्मा है। तो जब तक आप अपने से डायलॉग करना नहीं शुरू करेंगे, आपको ये मान के चलना है कि मैं अपना शायर नहीं बना रहा हूं, मैं अपने अंदर के गुरु को तराश रहा हूं। यानी कि खुद किसी से ही संवाद करना है। खुद से संवाद करना बहुत जरूरी है। एक शायर तो वैसे भी करता रहता है, दुनिया ऐसे नहीं इसको पागल समझती है, वो खुद से बात करता रहता है। तो जब तुम शायर के शेर और गजलों के बारे में बात कर रहे हो, तो अरूज के बारे में बात करो। यार, ये चीज कैसे होगी, ये बहर में क्या है, इसकी बहर क्या है। रात को सोच के हम सोते थे, ऐसा मैंने देखा है कि नींद में उसके जवाब आ जाते हैं। सुबह उठ के ऐसी गजलों की भी मुझे तख्ती करके बता दी गई कि इस गजल की तख्ती ऐसी है। तो ये कोई चमत्कार नहीं हुआ क्या कि मैं दिन रात वही सोचता रहता था। तो धीरे धीरे जो मेरी मेरी मन की आंखों के पर्दे हटने लगे। मैं ये कहता हूँ कि आप हर किसी के साथ यही होना है।
निसंदेह जो हमारे बुजुर्ग हैं, असातिजा हैं, जो हमसे ज्यादा दानिश्वर हैं, जो आलिम है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और हर कोई जो हमें थोड़ा भी ज्ञान देता है वो मेरे लिए गुरु समान ही है। वो है कि नहीं, वो हमारा आदरणीय है। जी तो जी ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ये कहना है। सर मेरे ख्याल से वक्त हो चला है, आधे घंटे का वक्त था हमारे पास। तो नहीं, सर मैं ये एक सवाल आपका जी रह जी गया, वो उसको हम लोग डिस्कस कर लें कि लक्ष्य तक पहुंचने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जी जी फ्रॉम जी वेयर टू बिगिन। जी उसको हम लोग बेशक अगले किसी एपिसोड में कवर करेंगे, लेकिन ये जी बहुत इंशाल्लाह जरूरी है कि कोशिश ये रहेगी हमारी कि हर हफ्ते आपके साथ इस नाम से कार्यक्रम होता रहेगा, गजल की साधना राज नवादवी के साथ। हम एपिसोड 3 लेके फिर इसी दिन हाजिर होंगे। तो सर क्या ये सवाल का जवाब आप अभी देना चाहेंगे या मतलब नहीं, अगले एपिसोड इसको में? अगले 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 बार हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जरूर इस पे 2 शब्द कह देना चाहिए कि जी जी हम जी लोगों ने स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि साधा कैसे जाए, साधना शुरू कहाँ से हो। जिस तरह से बच्चों के लिए भाषा के सफर या भाषा के ज्ञान के सफर की शुरुआत अक्षर ज्ञान से होती है, उसी तरह से इल्मे अरूज के सफर या इल्मे अरूज के सफर की शुरुआत रुकन को समझने से होती है। जब तक आपको शब्द रुकन मतलब अब, और उससे एक कदम पीछे शब्दों के भार, आपके आसपास की जितनी चीजें हैं, अगर आप उनको शब्द भार में देखने की आदत डालने लगे, जैसे बोतल पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा ये तो दो दो है, जी जी पेंसिल पे नजर पड़ी तो दो दो है ना, कलम पे नजर पड़ी तो मेरे मन में तुरंत आना चाहिए एक दो है। सोचना नहीं पड़े हमें कि यार बोतल का वजन क्या है। अगर किसी चीज को देखते ही उसके वजन का चित्र उभर आना चाहिए मेरे साथ। अगर मैं कहूं कैमरा तो तुरंत हमें पता लगना चाहिए 2 1 2 है, फाइलुन है। हाथी तो हमको कहना चाहिए फेलुन है। जिस दिन आपने शब्दों के वजन को साध लिया, आप समझिए आपका आधा काम होगा। ये सबसे एक ये मेरे ख्याल से शायरी की सारी बुनियाद ही इसी पे टिकी हुई है। और यस, और इसी से लोग दूर भागते हैं, इसी को नहीं करते। मैंने देखा है, मैंने कई लेख लिखे इसके बारे में। जी 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 बेहतर है। तो यही है। मेरा ख्याल समय हो गया, तो आप खत्म कर सकते हैं। मैं चलते चलते मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक जो नुक्ते की बात राज साहब ने बताई है, चाहूंगा कि तमाम दोस्त जो MGIGL से जुड़े हुए हैं और गजल सीखने का शौक रखते हैं, वो राज साहब की इस बात को खास तौर से जहन नशी कर लें कि उन्हें अपने आस पास की हर चीज जो दिखाई पड़ती है उसका वजन जरूर समझना है और यहाँ से शुरुआत करनी है अपनी शायरी की, अपने उरूज की, सीखने के लिए, समझने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी हम गजल पे बातचीत करने के लिए, तमाम तरह के उसके पहलुओं पे बातचीत करने के लिए राज साहब के साथ हाजिर होते रहेंगे। अगली एपिसोड तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, घर रहिए, सेफ रहिए। राज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का हृदय से आभार। हमें खत्म करते हैं।